हेलो गाइस एंड स्वागत है आप सबका नोवा फौज के एक ब्रांड न्यू सेशन में। जहां पे आज हम बात करने वाले हैं हमारे एग्जामिनेशन के सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो हमारे आरसी का ही एक छोटा सा हिस्सा है और जिसका नाम है क्लोज टेस्ट। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले और हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब इससे पहले कि हम टॉपिक पे बढ़े, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसी के बारे में। तो ये हर एग्जाम में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहता है, राइट। और मैं बताता हूँ आरसी में क्या क्या आता है। आरसी में आपका आता है अनसीन पैसेज, राइट। फिर आरसी में ही एक हिस्सा है आपका क्लोज टेस्ट। भैया क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट नहीं। फिर आपके आते हैं PQRS, राइट। और उसके बाद आपके S1 और S6। आपके आरसी में ये चार टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर जगह आते हैं, हर एग्जामिनेशन में आते हैं। चाहे आप एग्जामिनेशन की बात करो जैसे CDS की, राइट, F CAT की बात कर लो, हाँ, या आप CAPF की बात करो, या आप अदर एग्जामिनेशंस की बात कर लो जैसे SSC या रेलवेज, राइट। ये हर जगह आते हैं और ऐसा इसीलिए है एग्जामिनर का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक क्लोज टेस्ट इसीलिए है क्योंकि मैंने कहा है, वो आपकी ग्रामर चेक करता है, राइट, और वो कैप, और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग। किस चीज को लेके? इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। समझ गए? तो इसीलिए हमारे लिए क्लोज टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब क्लोज टेस्ट ही नहीं, ये पूरा आरसी का सेक्शन जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ यहाँ पे अनसीन पैसेज में आपको एक पैसेज दिया जाता है, फिर आपको उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट आज हम पढ़ेंगे। PQRS आपको एक पूरा एक सेंटेंस होता है, उनको आपको रीअरेंज करना पड़ता है ताकि वो परफेक्ट सेंस बनाए। सेम इसका बड़ा भाई है S1 S6। इसमें क्या होता है कि आपको पहला सेंटेंस दे दिया होता है और पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस दे दिया होता है, फिर आपको चार ऑप्शन दिए थे, उनको रीअरेंज करके आपको परफेक्ट सेंस बनाना है। तो ये है आपका आरसी का सेक्शन। और हम यानी मैं, हमारी टीम जो है, मेक श्योर करेगी आपको ये चारों सेक्शंस की प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि ये सेक्शन आपको ग्रामर तो आपको आनी ही चाहिए, वो कैप भी आनी चाहिए, लेकिन आरसी में इम्प्रूवमेंट तब आती है जब आप मल्टीपल टाइम इसकी प्रैक्टिस करें, राइट। अब बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पर, जो कि है क्लोज टेस्ट। देखो आज के सेशन में, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अटेन करें 100% एक्यूरेसी को, राइट। अगर आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट आ जाता है तो आप कैसे उसे अप्रोच करोगे ताकि आपकी एक्यूरेसी 100% हो और आप उस क्लोज टेस्ट में फुल मार्क्स अटेन कर पाओ। तो अब सीधा बढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो अब बढ़ते हैं सीधा उन पॉइंट्स की तरफ जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप कोई भी क्लोज टेस्ट दो, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भैया आपको पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ना है, राइट। सॉल्व नहीं करना है, पढ़ना है। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, हमारे एग्जामिनेशन में जो टाइम है, जो क्लॉक है, वो टिक टिक करता रहता है, राइट। और बहुत ही ज़्यादा टाइम का इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से हम अपना टाइम मैनेज कर सके, कहाँ से हम कम कर सके जिससे कि हमें ज़्यादा टाइम मिल सकते है उन सब चीज़ों को करने में जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। तो अब देखो, हम यहाँ पे हमारी अप्रोच रहेगी कि हम किस तरीके से 100% जो है कर सके, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सके, राइट। और लैंग्वेज देखो, जीएस का पेपर ऐसा होता है कि अगर आपको आता है तो टिक मारो, नहीं आता तो आगे बढ़ो। वहीं पे कॉन्ट्स का पेपर ऐसा होता है कि आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप वो सॉल्व कर लेते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आप फंस जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं, सीधा अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं।
और वहीं आप सोचते हैं कि चलो इंटेलिजेंस का भी अब पेपर है, मतलब कि इंटेलिजेंस भी है आपके कुछ कुछ एग्जामिनेशन में, तो आप सोचते हैं मैं टाइम बचा लेता हूँ और फिर बाद में देखा जाएगा। और आप कहाँ से टाइम निकालते हैं? लैंग्वेज पेपर से। सबके लैंग्वेज के पेपर, अगर वो वन डे एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ, एक एक घंटे का अगर एग्ज़ाम है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको 10 मिनट 15 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। यही अप्रोच के कारण जो आपकी एक्यूरेसी जो है ना, वो थोड़ी सी गिर जाती है। क्यों? क्योंकि आप कम टाइम दे रहे हैं। जहाँ पे आप जहाँ पे आप मान लो 10 क्वेश्चन आए हैं, जहाँ पे आप 10 में से 10 ला सकते हैं, वहाँ पे आप लाते क्या हैं? 5 6, राइट, 7, 100% नहीं ला पाते। यही बात है ना। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, हमारा पहला पॉइंट ये है कि आपको एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेना है, जहाँ से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई वो जो टॉपिक है, वो जो पैराग्राफ है, वो हमें किस बारे में दिया जाए। ठीक है। और आप वहीं पे दूसरे पॉइंट की बात करें तो कनेक्ट करना है सेंटेंस को एक दूसरे के साथ। होता ये है, एक बार आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और जब आप सॉल्व करने बैठोगे, आपने बिना पैराग्राफ पढ़े सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब होता ये है कि पहले सेंटेंस में जो ब्लैंक होता है, वो उसका आंसर आपको तब पता चल जाता है जब आप नेक्स्ट के तीसरे सेंटेंस में होते हैं। ऐसा होता है कई बार, राइट। तो फिर आप सोचते हैं यार क्या है, मतलब कि यार ये तो उल्टा पुल्टा हो गया, गड़बड़ होगी। फिर आप जाते हैं वापस आंसर देते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वो हो जाता है मिसमैच टाइप का। इसीलिए आपको सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है अपने प्रीवियस सेंटेंस से, क्योंकि तभी आपको पैराग्राफ के बारे में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो और बढ़ेगी। वहीं पे यहाँ पे यूज़ क्या करना है, आपको अपनी ग्रामर यूज़ करनी है और साथ में वोकैब बहुत ज़रूरी है भैया। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं ये दोनों चीज़ें आपको कराऊंगा। और दोनों तीनों चीज़ें, आपकी वोकैब, आपकी ग्रामर एंड आपकी आरसी, राइट, ये तीनों ही चीज़ें मैं कराऊंगा और इनकी प्रैक्टिस भी रेगुलरली हम करते रहेंगे। तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण जो होता है चीज़, वो है आपको टोन। उस पैराग्राफ का टोन क्या है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तभी आप आंसर देने में आपको ज़्यादा चीज़ें, मतलब कि कुछ ऑप्शंस होते हैं कि अगर दोनों ही फिट हो जाते हैं, आप इडियोमेटिकली देख लिया या ग्रामेटिकली भी देख लिए, दोनों ही फिट हो जाते हैं। बट वहाँ पे पैराग्राफ के टोन से हम ये पता चला सकते हैं कि भाई अगर ये पैराग्राफ नेगेटिव है तो मुझे कौन सा यूज़ करना है, अगर ये पैराग्राफ पॉजिटिव है तो मुझे कौन सा यूज़ करना है, राइट, ऑप्टिमिस्टिक है तो कौन सा यूज़ करना है, अगर ये पैराग्राफ ह्यूमरस है तो मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है। टोन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर पैराग्राफ का सीरियस टोन है, राइट, या फिर पैराग्राफ एक सार्केस्टिक टोन वाला है, या कह सकते हैं कि भाई इसका न्यूट्रल है ये पैराग्राफ किसी चीज़ के बारे में अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, या कह सकते हैं वो क्रिटिकल है, राइट, क्रिटिकल। अगर आपको टोन का पता चल गया तो आप सेंस बना सकते हैं अपने ऑप्शंस के साथ खेल के, राइट। अब ये सब तो हो गई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको क्लोज टेस्ट में ध्यान देनी है। तो अब सीधा मैं शुरू करता हूँ आपके एक एफ कैट के ही सवाल से। ये प्रीवियस ईयर एफ कैट का क्वेश्चंस हैं ये, और हम इसी को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, राइट। हाँ, तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। Greenhouse gases are only dash of the story when it comes to the global warming, right? Changes to one part of the climate system can dash additional changes to the way the planet absorbs or reflects energy. All right. These secondary changes are dash climate feedbacks, and they could more than double the amount of warming caused by carbon dioxide alone. यहाँ पे बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमको बता बता रहे हैं, राइट। और उस ग्लोबल वार्मिंग में
जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है उनके महत्वपूर्णता के बारे में बताया गया है। और फिर बाद में ये भी बताया गया है कि भैया क्लाइमेट के किसी भी हिस्से में अगर चेंज आता है तो वो इम्पैक्ट डालता है आपके प्लैनेट के एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी के बारे में, राइट। और फिर हमको बताया गया है क्लाइमेट फीडबैक किसे कहते हैं, क्या क्लाइमेट फीडबैक को मेंशन किया गया है। और ये भी बताया गया है कि इसके कारण क्लाइमेट फीडबैक के कारण या जो चेंजेस आ रहे हैं उनके कारण अ, आपका जो ग्लोबल वार्मिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड से वो डबल हो सकती है, वो ज़्यादा बढ़ सकती है, राइट। तो अब देखो हमने एक बार ये पढ़ लिया पैराग्राफ। अब हम देख हमारा फोकस रहेगा सबसे पहले इस पर, ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि हमारा सवाल ही यही में है। तो देखो पहले आप सेंटेंस पढ़ो, ग्रीन हाउस गैसेस आर ओनली डैश ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस। पहला है होल। अब जरा ध्यान दो, ओनली डैश ऑफ द स्टोरी, ओनली होल ऑफ द स्टोरी अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो सेंस नहीं बना रहा है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी एक पूरे चीज की बात करी होती है तो ओनली की जरूरत क्या है भैया, आर द होल स्टोरी ऑफ द, राइट। ओनली की तो जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, यानी ये सेंस नहीं बना रहा है। और अगर मैं मटेरियल की बात करूँ या इशू की बात करूँ तो इडियोमेटिकली ये भी सेंस नहीं बना रहा है, I mean। तो बचा क्या? बचा ऑप्शन ए हमारा पार्ट, राइट। ग्रीन हाउस गैसेज आर ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ पे दे बोला गया है चेंजेस टू, एक सेकेंड, changes to the part of the climate system can dash additional changes to the way the planet absorbs and reflects energy। अब अगर मैं यहीं तक पढ़ूँ तो मैं आंसर यहाँ पे निकाल सकता हूँ, अगर यहाँ से यहीं तक पढ़ लूँ तो अब देखो ऑप्शंस देख लेते हैं। रेस, ब्रिंग्स, कॉज एंड सीज। अब यहाँ सेंटेंस में देखो ये कह रहा है कि चेंजेस जो हैं क्लाइमेट के एक हिस्से पे, क्लाइमेट सिस्टम के किसी भी एक हिस्से पे अगर हम चेंज लाते हैं, ये जो चेंज लाते हैं ये कैन क्या है, मॉडल है भैया, कैन डैश एडिशनल चेंजेस, उस कारण उसके कारण एडिशनल चेंजेस होते हैं आपके प्लैनेट पर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ ब्रिंग्स, यहाँ पे एस क्या कर रहा है भाई, तुम जाओ यहाँ पे, तुम तो निकल जाओ। अब यहाँ पे बचा रेज और कॉज। अब मुझे बताओ, जैसे कि मैंने तुमको समझाया, चेंजेस के कारण क्लाइमेट सिस्टम, जो चेंजेस क्लाइमेट सिस्टम हो रहे हैं उसके कारण एडिशनल चेंजेस हो रहे हैं किसमें, प्लैनेट पे। तो क्या आएगा आपका, कॉज आएगा ये रेज, भैया यहाँ पे तो कॉज ही आएगा ना, राइट। क्यों आएगा? क्योंकि सेंटेंस में ही बोला गया है कुछ बदलाव आ रहा है, जो वर्ब है वो कुछ बदलाव का आपको अंदेशा दे रही है यहाँ पे, इसीलिए हम रेज नहीं कॉज यूज करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पर, तीसरे हिस्से पे सेंटेंस के। दीज सेकेंडरी चेंजेस आर डैश क्लाइमेट फीडबैक्स एंड दे could more than double the amount of warming caused by the कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। यहाँ पे आप दीज सेकेंडरी चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। दीज सेकेंडरी चेंजेस कौन से? ये वाले जो स्टार्टिंग में हमारे चेंजेस हुए थे क्लाइमेट के किसी एक हिस्से पे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें क्या है, डैश क्लाइमेट फीडबैक्स। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। रिकॉर्डेड, कॉल्ड, रिजल्टेंट, बट। भैया बट तो यहाँ पे आएगा ही नहीं कभी। क्यों नहीं आएगा यार, ये इडियोमेटिकली या ग्रामेटिकली कोई सेंस ही नहीं बताता। यहाँ पे बट लिख के क्या सेंटेंस खत्म कर दोगे? बट जब भी आता है आपको हमेशा या तो वो कहे गए सेंटेंस के बारे में बोलना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे, लेकिन इस कारण कुछ
आपको नेगेटिव उसके ऑपोजिट बोलना पड़ता है। मतलब कि अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है फिर बट बता है, इसका मतलब आप उसके एक वो डिमेरिट बताने वाले हो, भले ही वो चीज़ अच्छी हो, लेकिन अब बट के बाद वो टोन चेंज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे तो बट आने नहीं वाला। रिजल्टेंट, these secondary changes are dash resultant, these secondary changes are resultant climate feedback, नहीं भाई, नहीं। अब यहाँ पे एक साइंटिफिक डेफिनेशन दी गई है किसके बारे में, वो सेकेंडरी चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पे ना रिजल्टेंट आएगा ना रिकॉर्डेड आएगा, यहाँ पे आएगा कॉल्ड, राइट। ना मैं पढ़ूं अगर सेंटेंस को, दीज सेकेंडरी चेंजेस आर कॉल्ड क्लाइमेट फीडबैक्स एंड दे, और यहाँ पे दे किसके लिए आया है, क्लाइमेट फीडबैक के लिए। तो भैया इस तरीके से आप एक वो सॉल्व कर सकते हो, क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट, राइट। अब सीधा बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्लोज टेस्ट की तरफ। ये आपके एफ कैट के सेकंड पेपर में आया था। चलो देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। डेमोक्रेसी हैज इट्स डेंजर्स। देखो पहले ही यहाँ पे टोन देखो इसकी, पहले ही ये वार्निंग दे रहा है हमको। The greatest of which is that may be the rule of ignorance. Okay, the rule of ignorance. Citizens who are not dash intelligent and educated are likely to commit errors of judgment in dash their franchise. अच्छा, the best candidate may thus dash to get elected. Election is usually matter of propaganda. लास्ट में वार्निंग, इन लास्ट में आपको बता रहा है कि इलेक्शन क्या है, प्रोपेगेंडा है। तो देखो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि भैया डेमोक्रेसी भले ही कितनी अच्छी क्यों ना हो, उसके खुद के डिमेरिट्स भी होते हैं, राइट। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डिमेरिट्स की बात कर रहा है कि सबसे बड़ा है कि भैया रूल ऑफ इग्नोरेंस। यहाँ पे इस चीज से फोकस करो, रूल ऑफ इग्नोरेंस कैसे बताता है कि जो सिटीजन जिनको, जो इंटेलिजेंट और एजुकेटेड, कम जो इंटेलिजेंट और एजुकेटेड हैं, वो लाइकली कमिट करते हैं एरर्स, किसके, किसमें, अपने जजमेंट में, राइट। जजमेंट इन डैश देयर फ्रेंचाइजी। यहाँ फ्रेंचाइजी अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो ये वोट की बात हो रही है, ठीक है। द बेस्ट कैंडिडेट, और इसके कारण जो बेस्ट कैंडिडेट है वो डैश हो जाता है इलेक्ट्रॉन में, और ये लास्ट में कहता है कि भाई इलेक्शन इलेक्शन कुछ नहीं होता, ये सब प्रोपेगेंडा है इन सब के। भाई बहुत गुस्से में लग रहा है हमारा राइटर, आई मीन जो भी है। तो हमें क्या है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। तो चलो आओ हम सिटीजन्स यहीं से ले लेते हैं। डेमोक्रेसी को हैज इट्स ओन डेंजर, द ग्रेटेस्ट ऑफ विच दैट इज द रूल ऑफ ignorance. Citizens who are not dash intelligent and educated are likely to commit errors. यहीं तक, यहीं में आपको आंसर मिल जाना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि भैया सबसे बड़ा डेंजर ये है कि रूल ऑफ इग्नोरेंस है। क्यों? क्योंकि सिटीजन जो कि डैश इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड है वो एरर्स कमिट करते हैं। अब बेयरली क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये उल्टा ही हो जाएगा। बहुत कम एरर्स कमिट करते हैं तो बेयरली नहीं आने वाला। सेम यहाँ पे परफेक्टली, अरे भाई सार्केज्म थोड़ा ना चल रहा है कि बहुत मस्त तरीके से गलती किया, नहीं। हाईली, हाईली और एडुकेटली, हाईली मैं इसीलिए यहाँ पे हटा दूंगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं जा सकते ना, ये है इसलिए मैं यहाँ पे हटा दूंगा हाईली को भी। तो यहाँ पे मैं डालूंगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी मेरा मतलब, एडुकेटली, राइट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। कमिट करते हैं एरर्स ऑफ जजमेंट इन डैश देयर फ्रेंचाइज। अब यहीं से मैं ले लेता हूँ जो हमारे ये हैं, इन जो इंटेलिजेंट और एजुकेटेड कम लोग हैं वो कमिट करते हैं एरर्स उनके जजमेंट में, उनके वोट के लिए। मतलब कि जब वो वोट देने जाते हैं तो वहाँ पे वो एरर्स कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। पहला है एक्सरसाइजिंग, आई मीन आखिरी है, वैसे मैं पीछे से देख रहा हूँ।
डिक्लेयरिंग, प्रोक्लेमिंग, डिसाइडिंग। अब मैं यहाँ पे प्रोक्लेम और डिक्लेयर इसीलिए हटा रहा हूँ क्योंकि तुम वोट देने जाते हो, राइट? वोट, ये जो वोट है ये तुम्हारी एक पावर है और तुम जिसका इस्तेमाल करते हो ताकि तुम इलेक्ट कर सको किसी भी कैंडिडेट को, एमपी या एमएलए, राइट? तो यहाँ पे प्रोक्लेम तो आने नहीं वाला और ना ही डिक्लेयरिंग आने वाला है। अब यहाँ पे देखो डिसाइडिंग एंड एक्सरसाइजिंग। अब ये बताओ, जो तुम्हारी वोट है तुम उसे क्या करते हो? तुम डिसाइड करते हो या वोट देने जाते हो तो क्या करते हो? उस प्रोसेस को तुम एक्सरसाइज करते हो। वोट देना एक प्रोसेस है और डिसाइड करना कौन सा कैंडिडेट जीतेगा वो तुम्हारा पर्सनल व्यू है। वहीं पे तुम वोट देने जाते हो वो क्या है? वो तुम अपना पावर का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो यहाँ पे एक्सरसाइज आएगा, डिसाइडिंग नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा है। द बेस्ट कैंडिडेट मे दस डैश टू गेट इलेक्टेड एंड लास्ट में कहता है इलेक्शन इज यूजुअली मैटर ऑफ प्रोपेगेंडा। ठीक है, नाराज है, कह रहा है कि भैया इसी के कारण, इसी इग्नोरेंस के कारण जो कि उन लोगों से होती है जो कि इंटेलिजेंट और एजुकेटेड नहीं है, वो एरर्स कर देते हैं जिसके कारण सक्सीड तो नहीं आएगा क्योंकि उल्टा ही मतलब हो जाएगा, जिसके कारण बेस्ट कैंडिडेट को मतलब मिल जाता है और जीत जाता है। नहीं, यहाँ पे टोन में ही देखो ना, स्टार्टिंग में ही कह रहा है कि भाई डेमोक्रेसी के अपने ही कुछ डेंजर्स होते हैं और लास्ट में क्या कहता है कि भैया ये कुछ नहीं है, ये इलेक्शन इलेक्शन सब प्रोपेगेंडा है। तो यहाँ पे सक्सीड तो नहीं होगा, यहाँ पे डिजायर भी नहीं होगा। क्यों भाई? भाई मीनिंग ही नहीं है ना। और फिर यहाँ पे डिसलाइक और यहाँ पे फेल, मैं किसे चूज करूंगा? यहाँ पे मैं अगर मैं फेल करूँ तो क्या सेंस बनेगा? द बेस्ट कैंडिडेट मे दस फेल टू गेट इलेक्टेड, राइट? और मैं यहाँ पे द बेस्ट कैंडिडेट मे दस डिसलाइक टू गेट इलेक्टेड। भैया अगर आपका इलेक्शन चल रहा है तो आप क्या डिसलाइक थोड़ी ना होते हो? अगर आप इलेक्शन हार गए तो आप फेल हो गए हो ना उस उसे जीतने में, तो आप फेल यहाँ पे रखोगे। तो ये आ गया आपका ए। ठीक है, एक सेकंड, ये सेकंड में आंसर नहीं लिखा गया मैंने। एक्सरसाइज, एक्सरसाइजिंग। ठीक है, तो ये है भाई साहब, इस तरीके से आप जो है अप्रोच करेंगे आपके क्लोज टेस्ट को, राइट? ये तो हो गए थे आपके एफ कैट के क्वेश्चन दो। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक सीडीएस का भी एक पीवाईक्यू करवा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो हमने ज़्यादातर यूज़ हमारे ग्रामर का नहीं किया है, हमने अपनी सेंस का यूज़ किया है और थोड़ी सी वोकैब का यूज़ किया है। चलो, एक सीडीएस का क्वेश्चन। अरे यार, एक सेकंड यार। यूपीएससी कहाँ गया? मैं हम एक काम करते हैं, यही पेपर देखते हैं जो लास्ट पेपर हुआ था, उस वही देखते हैं। आओ, यहाँ पे आया था एक क्लोज टेस्ट, अच्छा था बहुत। डाउनलोड हो रहा है। और राइट, तो पेपर डाउनलोड हो गया है और ये आपका सी डी एस टू का 20 to 25 का सेट ए है। और जहाँ तक कि मुझे याद है इसमें लास्ट में था, लास्ट में था क्लोज टेस्ट, ये रहा। ठीक है,
तो अब हम ये सॉल्व करेंगे 10 सवाल। ठीक है, चलो शुरू शुरू कर देते हैं। It is increasingly dash the learning level with within many countries are highly unequal. This dash is happening because of the institutional feature of the school system, such as early streaming and regional diversity dash. मैं काम करता हूँ, मैं रैंडमली ऑप्शन इसमें डाल देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा ही सेंस मिल जाए कि भाई ये टोटली क्या क्या रह रहा है, क्योंकि मैं अभी रीड ही कर रहा हूँ। Regional diversity on expenditure and political engagement, unequal access of education and equitable access to different types of providers. Among the developed countries, these with more equal learning outcome also have better average learning. Okay, learning outcome dash suggested. It is suggested that appropriate intervention in the education sector may have positive effect on both equality and quality of education. Economic inequality is associated with the distribution of numerous skills among adults, although the direction of causation is unclear. Arguably, no society will ever reach the total equality in learning outcomes of every individual. Uh, Differences in learning outcome may depend upon individual ability and motivation, as well as the type of background one come from and types of resources one has access to. तो बेसिकली यहाँ पे हमारे एजुकेशन की बात कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि भैया एक कंट्री विद इन अ कंट्री, यहीं पे आप पहला ही अगर सेंटेंस देखो, विद इन मैनी कंट्रीज, उन कंट्रीज के बारे में बात कर रहा है जहाँ की कंट्री के अंदर ही अलग अलग जगह पे जो हमारे एजुकेशनल लेवल्स हैं वो अलग अलग हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में इसने यहाँ बताया कि भैया ये ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्कूल सिस्टम के फीचर्स हैं, जैसे कि स्ट्रीमिंग, रीजनल डाइवर्सिटी, इस पे जो एक्सपेंडिचर और पॉलिटिकल एंगेजमेंट होती है इसके कारण, और ये कॉमा है। और दूसरा इसने कारण ये बताया कि भैया मान लो यहाँ पे अनइक्वल इनइक्वल, मान लो ये एक्सेस ऑफ एजुकेशन, किसी भी चीज की अनइक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड नॉन इक्विटेबल एक्सेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर्स। अलग अलग प्रोवाइडर्स के पास अलग अलग तरीके की एजुकेशन होती है। अगर आप सरकारी स्कूल में जाओ, किसी बड़े स्कूल में जाओ, तो वहाँ पे आपको अलग तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, अलग वे में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और आप अगर दूसरे नॉर्मल जहाँ पे छोटे से स्कूल में जाओ तो वहाँ अलग। और डिपेंड करता है ये आप कौन से एरिया में कहाँ से हो, रिमोट एरिया में अलग होगा और अर्बन एरिया में अलग प्रोसेस होगा, राइट। फिर यहाँ पे अब बात कर लेता है, यहाँ पे पैरा चेंज हो जाता है, यहाँ पे यहाँ से इस जगह से अब यहाँ पे डेवलप कंट्रीज के बारे में बात कर रहा है कि डेवलप कंट्रीज में ऐसा क्या है जहाँ वो क्या करते हैं बेसिकली इस चीज को टैकल करने के लिए। ठीक है, और वो हमको ये भी बताते हैं कि भैया इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है एजुकेशन की, ताकि आपको पॉजिटिव इफेक्ट आए। पॉजिटिव इफेक्ट किन दो चीज़ों पे, पहली इक्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन पे। फिर यहाँ से देखो, फिर एक बार टोन चेंज होता है। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में यहाँ पे इनइक्वालिटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे ये इनइक्वालिटी किस कारण होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किल्स के कारण होती है। और फिर बाद में आर्ग्यूबली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आर्ग्यूबली कोई भी कंट्री, एनी फ्यू, कोई भी जो सोसाइटी है वो टोटल इक्वालिटी जो है वो नहीं अचीव कर सकती ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। यहाँ पे ये एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। ऐसा क्यों है, यहाँ पे ये बोलते हैं आप बाद में कि भैया ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लर्निंग आउटकम्स में डिपेंड, क्योंकि जो लर्निंग आउटकम्स है वो डिपेंड किस चीज़ पे करते हैं, आपकी किसी एक इंडिविजुअल की, उसकी मोटिवेशन, उसकी एबिलिटी पे, और तो और उसके बैकग्राउंड पे। भैया अमीर का है तो भैया अब जाएगा जेवियर्स में, और गरीब का बच्चा है तो जाएगा सरकारी स्कूल में, अपने लोकल सरकारी स्कूल में। और किस टाइप की रिसोर्सेस हैं ऑब्वियसली,
बेसिकली ये था सारांश आपका, क्या कहते हैं, समरी। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़ अनइक्वालिटी की बात हो रही है, इनइक्वालिटी की, एजुकेशन की। इधर यहाँ अमंग डेवलप से लेके यहाँ तक, एजुकेशन तक, राइट, यहाँ तक बात हो रही है डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, और फिर बाद में हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये पूरे एंड तक। तो आओ चलो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो शुरू करते हैं पहले, तो यहाँ से शुरू करते हैं। द इंक्रीजिंग डैश द लर्निंग लेवल विद इन मेनी कंट्रीज इज हाईली अनइक्वल। अब कह रहा है कि भैया विद इन बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ही जो लर्निंग लेवल्स है वो अनइक्वल है। अब ये चीज़ मुझे बताओ, क्या ये चीज़ आपके सिंपल में आएगी या कॉन्टिन्यूस में आएगी या आपके परफेक्ट में आएगी? क्योंकि ये चीज़ बताई जा चुकी है तो ये चीज़ परफेक्ट में ही आएगी, राइट। तो यहाँ पे V3 ही आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, दिस डैश बी हैपनिंग। अब ये इसके कारण बता रहा है। पहले इसने प्रॉब्लम बताई कि भैया कंट्रीज के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अनइक्वल लेवल ऑफ एजुकेशन है। अब ये कारण बता रहा है क्यों। तो जब ये कारण बता रहा है तो यहाँ पे तो मस्त तो आएगा नहीं, क्योंकि ये कारण तो बता रहा है लेकिन इसके और ऑट टू नहीं आएगा, क्योंकि ये कारण, अगर ये ऑट टू तब लगता है जब आपका कोई मॉरल ऑब्लिगेशन होता है। यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन तो है नहीं। मस्ट यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये कारण ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि यही कारण हो सकता है इसके अलावा और भी कोई कारण हो। आओ देखें, आगे पता चलेगा क्या कितने कारण हैं। यहाँ पे शुड भी आ सकता है लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। दिस मे बी हैपनिंग बिकॉज इंस्टीट्यूशनल फीचर्स। अब इंस्टीट्यूशन, स्कूल के इंस्टीट्यूशनल फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं क्या, जैसे कि आपके स्ट्रीमिंग और आपके रीजनल डाइवर्सिटी पर जो एक्सपेंडिचर और पॉलिटिकल एंगेजमेंट होती है उस पर, ठीक है। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी पर, डाइवर्सिटी में एक्सपेंडिचर है कि डाइवर्सिटी पर एक्सपेंडिचर है, राइट। फॉर और विथ तो आएगा नहीं, यहीं पे दो ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे इन आएगा। क्यों? क्योंकि हम जो ये स्ट्रीमिंग और डाइवर्सिटी में जो एक्सपेंडिचर और पॉलिटिकल एंगेजमेंट होते हैं वो एक कारण है, राइट। इसके बाद कॉमा लगा के दूसरा कारण बता रहा है कि भाई एक्सेस डैश एक्सेस टू एजुकेशन एंड नॉन इक्विटेबल एक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताओ, इनइक्वल और इनइक्वालिटी तो यहाँ पे आने नहीं वाला, और इक्वल तो पोलर अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन अनइक्वल, ठीक है। एक्सेस टू एजुकेशन एंड नॉन इक्विटेबल एक्सेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर्स। अलग अलग प्रोवाइडर्स, जो कुछ रिमोट एरिया के जो एजुकेशनल प्रोवाइडर्स होंगे उनके, उन पर उन पर जो रिसोर्सेज होंगे वो अलग होंगी, और जो अर्बन के होंगे उन पर रिसोर्सेज अलग होंगी। ये तो ऑब्वियसली पता चलता ही है। अब हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की। यहाँ पे कॉमा भी है, ये चीज़ ध्यान रखो, ये कॉमा। यहाँ पे मैं भी दो लगा के बैठ गया था, बट ये गलत है, मैं बताता हूँ क्यों। अमंग दी डेवलप्ड कंट्रीज डैश विथ मोर इक्वल लर्निंग आउटकम। अब देखो, अब ये बात कर रहा है डेवलप्ड कंट्रीज की, दैट और सम तो आएगा नहीं। अब ये दोस्त क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब डेवलप कंट्री में से भी अगर ये स्पेसिफिक किसी अलग तरीके की कंट्रीज, डेवलप्ड में भी दूसरी स्पेसिफिक कंट्रीज की बात कर रहा होता तब यहाँ पे दो आता, बट यहाँ पे कॉमा लगा है, मतलब कि अब ये जो दीज है ये पूरी डेवलप कंट्रीज के लिए ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दीज आएगा, ठीक है। राइटिंग मेरी वाहियात है, प्लीज इग्नोर इट। और सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लर्निंग आउटकम डिपेंड किस पे कर, इक्वल लर्निंग आउटकम के कारण ही एवरेज लर्निंग आउटकम बढ़ता है। अब बताओ, जिस कंट्री का इक्वल लर्निंग आउटकम बढ़िया होगा, अब उसी कंट्री का बेटर होगा ना एवरेज। तो यहाँ पे विथ टू और फॉर भी नहीं आएगा, ऑल्सो आएगा। कैसे? डेवलप्ड कंट्रीज, these with more equal learning outcome also have better average learning outcomes, right? अब
डैश, अब यही चीज़ जो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी यहाँ पे, इक्वल लर्निंग आउटकम्स के बेटर एवरेज लर्निंग आउटकम्स होते हैं, ये चीज़ हमको सजेस्ट कर रही है। तो भैया यहाँ पे ना सजेस्टिंग आएगा, ना सजेस्टेड आएगा, ना सजेस्ट आएगा, यहाँ पे आएगा हैव सजेस्टेड, क्योंकि परफेक्ट में है सजेस्टेड। द अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, अब ये चीज़ हमको सजेस्ट करती है इंटरवेंशन किस चीज़ में, हम हमारे एजुकेशन में, जो कि पॉजिटिव इफेक्ट किन दो चीज़ों पे डालेगा, इक्वालिटी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज पर आ गए हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मेंसी, नंबर, प्रोफिशिएंसी एंड कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन और नंबर की तो बात यहाँ पे नहीं होगी। अब यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा है इससे पहले कि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की ये डिपेंडेंस दिखा सके हमारे जो ये इनइक्वल जो भी हमारे एजुकेशन है, उससे पहले ये बता रहा है कि भाई इनइक्वालिटी होती क्या है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या आएगा, नंबर ऑफ और कैलकुलेशन पे नहीं आएगा। यहाँ पे प्रोफिशिएंसी हो सकता है और ये न्यूमरस हो सकता है। यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इसलिए नहीं, मुझे भी लगा था कि प्रोफिशिएंसी होगा बट न्यूमरस होगा। न्यूमरस का सेंस क्या है, नंबर ऑफ अलग अलग तरीके की, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन है न्यूमरस स्किल्स अमंग अडल्ट्स ऑल्दो द डायरेक्शन ऑफ कॉजेशन इज अनक्लियर। ये कॉजेशन यानी कॉज है, ठीक है। आर्ग्यूबली, अब यहाँ पे जो है हमारा राइटर अब अपने थॉट्स दे रहा है और बता रहा है कि ये सब होते हुए भी, अब वो कुछ कहेगा, एक सेकेंड। Arguably, dash society will never reach total equality in the learning outcome of every individual. Are no society, any society, some or few. अच्छा, आपने अ फ्यू, द फ्यू, ये सब तो पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे नो सोसाइटी नहीं आएगा, कोई भी सोसाइटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, राइट। आर्ग्यूबली, अब ये सब रीजंस बताने के बाद वो कह रहा है ना कि फ्यू, एनी एनी भी नहीं आएगा और सम भी नहीं आएगा, फ्यू सोसाइटी, कुछ सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे कुछ सोसाइटी कभी रीच नहीं करेगी टोटल इक्वालिटी। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो एक, एक इंडिविजुअल लेवल पे जो एजुकेशनल इक्वालिटी जो चाहती है वो नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि डिफरेंस, हमें डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंशिएटेड और डिफरेंसेस डैश इन लर्निंग आउटकम में डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल एबिलिटी। क्यों, क्योंकि एक लर्निंग आउटकम डिपेंड करता है इंडिविजुअल की एबिलिटी में। अब आप इंडिविजुअल यहाँ पे लिख रहे हो, जब आपने बता दिया है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंशिएटेड और ये डिफरेंसेस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिफरेंस, समझ गए। तो ये कंप्लीट कर देते हैं। डिफरेंसेस इन लर्निंग आउटकम में डिपेंड अपॉन individual ability and motivation as well as type of background on one come from, right, और कौन से रिसोर्सेस। तो भाई ये थी आपकी सीडीएस की शीट जिसको हमने किया, राइट। अब इसको समाप्त कर देते हैं। हाँ भाई, लीव कर दो। ओके, तो भाई मेरे, ये था आपका क्लोज टेस्ट। आज मैंने आपको क्लोज टेस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में बताया और कैसे हमें उसको अप्रोच करना है और किस तरीके से हमारी 100% एक्यूरेसी होगी उसके बारे में बताया। तो अब इसी के साथ मैं इस सेशन का, जो कि क्लोज टेस्ट का सेशन है, उसको मैं समाप्त करता हूँ। और अगर आपको ऐसे ही सेशंस और चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। और अगर कोई डाउट हो या आपको मेरे से कहीं गलती हो गई हो आपको बताने में, तो प्लीज़ आप वो कमेंट में अपने व्यूज़ दे सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू गेट बैक टू यू ऑल, राइट। साइनिंग ऑफ, नोवा फौज।